गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बाका ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्लास 10 में आप बार मैग्नेट के बारे में पढ़े हैं। क्षण चुंबक या बार मैग्नेट आप लोग प्रोजेक्ट वर्क भी किए हैं। तो क्या होता है, एक कार्डबोर्ड के ऊपर अगर आप बार मैग्नेट को रखें और उसके चारों तरफ लोहे चूर्ण यानी कि आयन फाइलिंग्स अगर उसके आसपास डाल दे तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में वो अलाइंड हो जाता है। कुछ इस तरह से वो अलाइंड हो जाता है। आप लोग मैग्नेटिक कंपास निडल भी देखे हैं, कैसे होता है, ठीक ऐसे होता है। तो वो कैसे क्यों यूज करते हैं हम लोग, वो हम डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते हैं। क्या होता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक निडल अलाइंड हो जाता है और जैसे इसका डिफ्लेक्शन होता है उस हिसाब से हमें पता चलता है डायरेक्शन। ठीक है, तो 1820s में साइंटिस्ट हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ये ऑब्जर्व किए। वो क्या देखे कि एक वायर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास अगर मैग्नेटिक निडल लाया जाए तो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। जितना पास लाया जाए डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा है, अगर दूर है तो डिफ्लेक्शन कम है। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर एक कार्डबोर्ड के अंदर एक कार्डबोर्ड जिसके बीच में आप एक होल कर दे और अंदर से एक तार को इसके अंदर घुसा दे और इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो, अगर इसमें करंट फ्लो हो तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर अगर आयन फाइलिंग्स अगर इसके ऊपर डाल दिया जाए तो ये बिल्कुल सर्कुलर पैटर्न में इसके आसपास जो है सर्कुलर पैटर्न में ये अलाइंड हो जाता है। तो लोहे का जो ये अलाइनमेंट है, मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन है, इसके वजह से हम उन्हें जो पता चला कि करंट के आसपास, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ओर्स्टेड कंक्लूडेड, उन्होंने सिद्धांत निकाले कि करंट या मूविंग चार्ज जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, किसी तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, चार्ज मोशन में है, चार्ज एक डायरेक्शन से एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर रहा है। तो मूविंग चार्जेस और करंट ये जो है ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और इनके आसपास, एक तार के आसपास जो मैग्नेटिक निडल का अलाइनमेंट अगर आप देखेंगे, ये जो है, ये जो डायग्राम है इसमें देखिए, इसमें दिखाया गया है एक सर्कल है, बीच में एक डॉट है। ये क्या है, ये है करंट। अगर करंट इस प्लेन बोट, ये जो बोट है इसके प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो और बाहर की तरफ आ रहा हो, परपेंडिकुलर हो और बाहर की तरफ आ रहे हो, तो इसको दिखाया जाता है एक सर्कल के बीच में डॉट। अगर करंट इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो और अंदर की तरफ घुस रहे, अंदर की तरफ, तो इसको दिखाया जाता है एक सर्कल बीच में क्रॉस। तो अगर करंट ऐसे है, यानी कि एक तार ऐसे है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ, तो उसके आसपास इस करंट इस प्लेन में अगर मैग्नेटिक निडल्स रखा जाए तो उसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से है। यहाँ देखिए, नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है, यहाँ जो है नॉर्थ उस डायरेक्शन में है, साउथ उसके पीछे है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है तो इस पॉइंट में ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर यहाँ पर मैग्नेटिक निडल्स को रखे तो उसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा, यहाँ होगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बी है उस डायरेक्शन उसकी तरफ से रहेगा, उसकी तरफ रहेगा नॉर्थ पोल और उसके पीछे रहेगा साउथ पोल। तो यहाँ देखिए नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन पे है, यहाँ पर, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन पर है।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, एक सर्कल है बीच में क्रॉस है, यानी कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है। इसके आसपास जो मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन है, नॉर्थ इधर है, साउथ पीछे है, नॉर्थ यहाँ है, साउथ पीछे है, नॉर्थ यहाँ है, साउथ पीछे है, यानी कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके आसपास वो कुछ इस डायरेक्शन पे बनेगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन कैसा होगा और उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास किस डायरेक्शन पे प्रोड्यूस होगा, तो वो हम समझ सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। क्या है राइट हैंड थंब रूल? अपना राइट हैंड लेना है, ये जो थंब फिंगर है ये अगर पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन, तो ये जो बाकी 4 फिंगर है इसका कर्विंग, इसका जो कर्विंग है ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। ठीक है, अगर मेरे राइट हैंड ऐसे रहेगा और ये थंब फिंगर है पॉइंट होगा ऊपर की तरफ, अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पर है? ऐसे, ठीक ऐसे, इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ देखिए 4 डायग्राम है, ये पहले देखते हैं। यहाँ एक सर्कल की बीच में डॉट बना है, यानी कि करंट क्या है, ये बोर्ड का जो प्लेन है इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है और करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो बाहर की तरफ आ रहा है यानी कि ऐसे रखेंगे हम हाथ को। तो देखिए अगर ये दिखाते हैं करंट तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होना चाहिए? ऐसे। कर्विंग कैसे है? ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन पर, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की कांटा घूमता है इस दिशा पर, इसके विपरीत दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे डायग्राम पर देखिए, यहाँ सर्कल बना हुआ है बीच में क्रॉस, यानी कि जो करंट है वो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर तो है लेकिन अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो अपने हाथ को कैसे रखेंगे? ऐसे। अगर हाथ को ऐसे रखेंगे तो ये है करंट की डायरेक्शन और ये जो है कर्विंग, ये जो कर्वेचर है बाकी 4 फिंगर्स का, ये दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो ये है क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जब करंट अंदर की तरफ जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो 3 नंबर डायग्राम है, यहाँ पर करंट नीचे की तरफ है तो करंट ऐसे होगा नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इस डायरेक्शन पर। मैग्नेटिक फील्ड होगा कर्वेचर यानी कि इस डायरेक्शन पर। करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे डायरेक्शन पर। ठीक है, 4 नंबर पे देखिए करंट ऊपर की तरफ, यानी कि हाथ को रखना है ऐसे, राइट हैंड को ऐसे रखना है। तो अगर मेरी उंगली ऐसे है तो ये चारों जो है बाकी फिंगर्स, इसका कर्वेचर किस डायरेक्शन पे? इस डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन पर। मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इस डायरेक्शन पर। ठीक है, अच्छा, हम लोग क्लास 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो जो स्टडी करते हैं वो होता है स्टैटिक फील्ड। अब स्टैटिक फील्ड का मतलब क्या है? स्टैटिक फील्ड का मतलब ये नहीं कि बी का वैल्यू हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। उसमें जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, लेकिन एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए ये जो डायग्राम बना है यहाँ पर एक एरो दिखाया गया है, यानी कि ये एक वायर है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है, हमें पता है करंट जब कोई वायर के अंदर फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए है P, R2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए है Q, R3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है R। तो P पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज वो मैग्नेटिक फील्ड है BR1। यहाँ Q पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है R2 डिस्टेंस से वायर से, तो इसको लिखते हैं BR2। R पॉइंट पे जो कि R3 डिस्टेंस है वायर से, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं BR3। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट स्पेस में अलग अलग जगह है तो BR1 इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कभी भी BR2 के साथ सेम नहीं होगा। पॉइंट अलग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले ले तो वो मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ साथ चेंज नहीं होगा। यानी कि
अगर P पॉइंट को ले तो B R1 पॉइंट पर ये समय के साथ साथ चेंज नहीं होगा, तो ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। यही होता है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये दोनों पॉइंट ले, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट को ले तो समय के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। यही है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। और इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके पहले के जो चैप्टर्स थे 3 चैप्टर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के बीच में बहुत सारे कंपैरिजन है, कुछ सिमिलरिटीज भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है। इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। जैसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है, पॉइंट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है। जैसे प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट हो रहा है और चारों तरफ प्रोपागेट होता है। माइनस क्यू अगर चार्ज रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आकर एंड होता है, यहाँ आकर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिजिन है, सोर्स है, वो है चार्ज पार्टिकल। और मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो है मूविंग चार्ज या करंट। चार्ज अगर मोशन में हो तभी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है, करंट आई फ्लो हो रहा है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका सोर्स है करंट या मूविंग चार्ज। दूसरा देखते हैं फील्ड लाइंस कैसे होते हैं डाइपोल्स के लिए। एक है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड लाइन और ये है मैग्नेटिक डाइपोल के लिए फील्ड लाइन। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड लाइन को आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज से जो है, प्लस जो पोल है, पॉजिटिव पोल, तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है, इधर से भी इधर से भी। यानी कि प्लस चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक सोर्स की तरफ काम कर रहा है और ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आकर एंड हो रहा है, मिल रहा है, ये है माइनस चार्ज में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। यानी कि यहाँ जो प्लस चार्ज है वो फील्ड लाइंस के सोर्स की तरफ काम कर रहा है और ये जो माइनस चार्ज है ये फील्ड लाइंस के लिए सिंक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो है, यहाँ पर ये है नॉर्थ पोल जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और साउथ पोल जिसके अंदर होकर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर घुस रहा है मैग्नेटिक डाइपोल में। लेकिन यहाँ पर कोई सोर्स या सिंक नहीं है, यहाँ चारों तरफ से मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपगेट कर रहा है और चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आकर माइनस चार्ज में आकर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्थ से पूरा निकल रहा है साउथ तक आकर मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और क्लोज्ड होता है। साउथ से गया और देखिए कंटिन्यूअसली जा गया और नॉर्थ से होकर निकल गया। ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखिए, ये क्लोज्ड लूप है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सोर्स या सिंक नहीं है कि प्लस से जो है, नॉर्थ से जो है चारों तरफ निकल रहा है, इसके तरफ चारों तरफ निकल रहा है और साउथ में जो है इसके तरफ चारों तरफ यहाँ पर आकर एंड हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए ये क्लोज्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बनाया गया है तो ये भी आकर ऐसे मिलेगा, ये भी आकर ठीक ऐसे यहाँ पर आकर मिलेगा, ये भी आकर ऐसे मिलेगा, ये भी यहाँ पर आकर ऐसे मिलेगा। तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए यहाँ पर कोई सोर्स या सिंक की तरफ नॉर्थ पोल या साउथ पोल काम नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फील्ड मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर एक फील्ड लाइंस दे दिया जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखेंगे। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एक आर्बिट्ररी शेप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो अलग अलग देखिए 3 पॉइंट हमने लिया है। सपोज इसको नाम देते हैं पी पॉइंट, इस बिंदु है पी पॉइंट,
इस पॉइंट को नाम देते हैं Q पॉइंट, इस पॉइंट को नाम देते हैं R। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस पॉइंट पे टेंजेंशियल यानी कि स्पर्श रेखीय दिशा में होगा, टेंजेंशियल है। तो ये B वेक्टर यहाँ पर होगा इस पॉइंट पे हमेशा फील्ड लाइंस के साथ टेंजेंशियल। इस पॉइंट पे ये है उसका टेंजेंट, तो इस डायरेक्शन पर होगा मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर ये है उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन पर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड लाइंस के अगर कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लेना है तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है वो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए फील्ड लाइंस जो है कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों? सपोज ये दो फील्ड लाइंस है, इसको नाम देते हैं एक और इसको नाम देते हैं दो, दो अलग अलग फील्ड लाइंस है। ये इस डायरेक्शन पर है, ये इस डायरेक्शन पर है। तो ये पॉइंट जो है P नाम देते हैं इस पॉइंट को। तो अगर एक नंबर जो फील्ड लाइंस है इसके हिसाब से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन पर, तो इसको नाम देते हैं B1 वेक्टर, ठीक है। और P पॉइंट पे दो नंबर जो फील्ड लाइंस है उसके हिसाब से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखे तो कुछ इस डायरेक्शन पर टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसको नाम देते हैं B2 वेक्टर। अब एक ही पॉइंट पर एक ही मोमेंट पर दो अलग अलग फील्ड ये तो नहीं हो सकता, तो B1 और B2 एक साथ P पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये दो लाइन कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो P पॉइंट पे एक ही समय में एक ही बिंदु में दो अलग अलग फील्ड, दो अलग अलग डायरेक्शन, दो अलग अलग वैल्यू मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टर्म आते हैं परमिटिविटी और मैग्नेटिक फील्ड में एक टर्म आते हैं परमिएबिलिटी। इन दो क्वांटिटी ये इसके बीच में कंपेयर करेंगे। ये क्या है, देखिए परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। मतलब हर एक एटम में अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमता रहता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो जीरो है तो वो कुछ ऐसा होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक अप्लाई करें तो क्या होगा, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अगर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जब सर्कुलर मोशन था, तो ये कुछ ओवल शेप में आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये दूर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डेल्टा माइनस चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज जो है उसका सेंटर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पर, और न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया जिसको कहते हैं EP, जो कि मटेरियल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। तो मटेरियल में अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है माइनस इसके अंदर पोलराइजेशन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। माइनस क्यों दिए है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से अप्लाई किया है उसका डायरेक्शन और ये जो चार्ज सेंटर का शिफ्टिंग हुआ है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ है उसका डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए माइनस है। तो देखिए
पोलराइजेशन जितना बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड EP जितना बढ़ेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटेगा। और आप लोग देखिएगा कि प्लस Q अगर एक चार्ज है तो उससे R डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर फ्री स्पेस में लेते हैं एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो ये परमिटिविटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो परमिटिविटी जितना बढ़ेगा, पोलराइजेशन उतना बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो समझ में आया परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी है कितना बेहतर तरीके से मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, परमिटिविटी जितना बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जो टर्म यूज होते हैं, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या है? ये है डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन या डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट। डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन क्या है? कितने ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट होकर निकल रहा है, कितने ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल के अंदर कन्फाइंड हो रहा है, कैद हो रहा है, तो उसको कहते हैं परमिएबिलिटी। जैसे देखिए यहाँ पर दो बार दिखाया गया है, एक है एल्यूमिनियम की बार और एक है आयन बार। तो अगर एल्यूमिनियम बार और आयन बार सेम मैग्नेटिक फील्ड B0 में अगर रखा जाए तो एल्यूमिनियम के अंदर बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके अंदर पास होकर जा रहा है, लेकिन आयन में बहुत ज्यादा डेंस होकर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसके अंदर पास होकर जा रहा है। यानी कि इसका परमिएबिलिटी ज्यादा है, एल्यूमिनियम का परमिएबिलिटी कम है। मैग्नेटिक फील्ड B जो कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होता है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो कि बाहर से दिया गया है, प्लस मटेरियल की अपने अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक B0 अगर सेम रहे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे, लेकिन मटेरियल आप चेंज कर दीजिए तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, पेनिट्रेशन दोनों के लिए अलग होता है। तो Bm जितना बढ़ेगा उसके लिए म्यू उतना बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आयन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा है एल्यूमिनियम से, तो आयन का जो परमिएबिलिटी होगा, आयन का जो परमिएबिलिटी होगा मच ग्रेटर देन एल्यूमिनियम की परमिएबिलिटी। ठीक है, समझ में आया? और बाद में चलकर आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो म्यू के साथ, परमिएबिलिटी के साथ प्रोपोर्शनल है, समानुपातिक है। तो म्यू बढ़ेगा यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर कैद हो रहा है, इसके अंदर पेनिट्रेट होकर जा रहा है, तो उसका परमिएबिलिटी बढ़ेगा, तो मैग्नेट उसके अंदर का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा। तो सेम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी उसके मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो म्यू समझ में आया परमिएबिलिटी क्या है? अगर हम थोड़ा और गहराई से इसको देखें और डीप में जाए, देखिए हर एक एटम जो है वो उसमें टाइनी डाइपोल मोमेंट रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि एटम के अंदर क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस रहता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन भी है, इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग भी होता है। तो चार्ज मोशन में है यानी कि करंट है, और हमें पता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि यहाँ डाइपोल मोमेंट एक प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से भी एक डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। तो एज ए होल हर एक एटम जो है छोटा छोटा डाइपोल मोमेंट सबके लिए नहीं, पैरा और फेरोमैग्नेटिक के लिए होता है। तो
मटेरियल के अंदर, बहुत सारे मटेरियल के अंदर एटम जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर उसमें है तो उसमें जो है छोटा छोटा टाइनी डाइपोल मोमेंट रहते हैं। लेकिन अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। अगर हम एल्यूमिनियम और आयरन ये दोनों को कंपेयर करें तो टाइनी डाइपोल मोमेंट इसके अंदर तो है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन आसपास की जो एटम है एल्यूमिनियम का उसमें इंटरेक्शन बहुत ही वीक है। तो वो जो है वो कुछ ऐसे रहते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो टाइनी डाइपोल मोमेंट ये थर्मल मोशन की वजह से रैंडमली ओरिएंटेड होता है और नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसके अंदर वो जीरो होता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड एक अप्लाई किया जाए, एक मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट बाहर से दे दिया जाए तो सारे टाइनी डाइपोल मोमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइंड हो जाता है और इसके अंदर का नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है बी नॉट प्लस मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ऐसे आयंस में भी होगा, लेकिन आयंस के साथ एल्यूमिनियम का डिफरेंस क्या है? एल्यूमिनियम का जो एटम है वो अपने आसपास की जो नेबरिंग एटम है उसके साथ उसका इंटरेक्शन बहुत वीक था, लेकिन आयन में अपने जो एटम है उसके आसपास के एटम के साथ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो पहले से ही मटेरियल के अंदर ये जो टाइनी डाइपोल मोमेंट है वो डोमेन बनाकर रखते हैं और इस डोमेन में जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई नहीं किया गया तो वो रैंडमली ओरिएंटेड है, तो इसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो जीरो है। अब इस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई किया जाए तो ये सारे डाइपोल जो डोमेन है वो उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो अलाइंड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर। तो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो भी बी नॉट प्लस बी एम होता है। लेकिन दोनों में ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। एक में एटम के बीच में इंटरेक्शन बहुत वीक होने के कारण इसमें मैग्नेटाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसमें Bm के वैल्यू कम है, मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिक वैल्यू कम है। और यहाँ पर एटम के बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन अंदर का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो Bm की वैल्यू बहुत हाई है। लेकिन बी नॉट देखिए दोनों में सेम है, तो Bm की वैल्यू कम है तो एल्यूमिनियम के लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाता है और आयन के लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत हाई होते हैं। अब क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू के साथ प्रोपोर्शनल है, यानी कि म्यू किसके लिए ज़्यादा है? आयंस के लिए, और म्यू किसके लिए कम है? एल्यूमिनियम के लिए। तो आयन के लिए परमिएबिलिटी मच ग्रेटर देन एल्यूमिनियम की परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी समझ में आया? परमिएबिलिटी है क्या? अलग अलग मटेरियल को अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उनका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। कोई अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत ज़्यादा नंबर में पास कराते हैं या उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बहुत हाई होते हैं, उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़े वो क्या है कि ओर्स्टेड का ऑब्जर्वेशन, कुछ कंपैरिजन देखे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और लास्ट में देखे परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। तो आज यही तक, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। थैंक यू।